हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुलिज एक्सरे ट्यूब एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। ये दो चीज़ हम कवर करेंगे। ये ट्यूब वो ट्यूब है जिसमें एक्सरे को जेनरेट किया जाता है ना। ये ट्यूब वैसा नहीं है जिसने 1895 में इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे मिलता जुलता है। ये वो नहीं है जो उसने इस्तेमाल किया था, बट उससे मिलता जुलता है। अब इस ट्यूब का हम कंस्ट्रक्शन की बात अगर करें तो कंस्ट्रक्शन में ये देखिए, ये है आपका ट्यूब, कांच का ट्यूब है ना। और इस कांच के ट्यूब में हमने अंदर में वैक्यूम क्रिएट किया है। वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया है ताकि यहाँ जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, है ना। अगर अंदर में एयर होता तो एयर का भी कुछ ना कुछ अपना फ्रिक्शन होता है, तो इसलिए पूरा इसको वैक्यूम बनाया गया है। कोई रुकावट नहीं होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल करने में, इसलिए इसको वैक्यूम बनाया गया है। अब इस ट्यूब के बाएं सिरे पे अगर हम देखें तो एक हीटिंग कॉइल लगाया गया है। हीटिंग कॉइल क्या है? ये जस्ट लाइक हीटर की तरह है। जैसे हीटर गर्म हो करके हीट जनरेट करता है, सिमिलरली ये हीटिंग कॉइल भी यहाँ से हीट जनरेट करता है। यहाँ से, यहाँ जो दिख रहा है आगे में कॉइल आपको बना हुआ दिख रहा है, ये हीट जनरेट करता है। और जैसे हीटर में करंट देने पे ही हीट का जनरेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये बैटरी लगाया गया है हीटिंग कॉइल से, ताकि करंट फ्लो हो और हीट ये जनरेट करे। ठीक है। अब हीटिंग कॉइल के सामने ये जो दिख रहा है एक फिलामेंट लगाया गया है हीटिंग कॉइल के ठीक सामने। इस फिलामेंट का काम है इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्लियर है। अब फिलामेंट को आप देख रहे होंगे कि बैटरी से, बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। तो फिलामेंट बन गया नेगेटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव सिरा अगर हम देखें तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा कनेक्टेड है एक कॉपर के ब्लॉक से। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कॉपर का बना होता है ना। तो ये कॉपर के ब्लॉक से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो कॉपर का पूरा ब्लॉक कैसा बन गया? पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये जो है कॉपर ब्लॉक के सबसे सामने वाले सिरा पे, सबसे आगे वाले हेड पे हम लगा देते हैं चढ़ा देते हैं एक लेयर, है ना। आपको दिखाया गया है काला ब्लैक कलर से पेंट करके। तो ये लेयर चढ़ाया गया है। ये लेयर किसका है? तो ये लेयर वैसा मटेरियल है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्सरे के केस में जो हम टारगेट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। तो हम इस केस में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया टंगस्टन का लेयर। ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस कॉपर ब्लॉक को ठंडा रखने के लिए हमने एक कूलिंग अरेंजमेंट लगाया है। यहाँ से इस पूरे के पूरे कॉपर ब्लॉक पे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया है, इस पूरे कॉपर ब्लॉक पे ये पाइप लगाया जाता है ना। ये पाइप लगाया गया है।
जिसमें एक तरफ से ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी इस कॉपर ब्लॉक के चारों ओर होके गुजरता है और इस तरीके से बाहर निकल जाता है। जैसे ही इसके चारों ओर गुजरता है तो ये ठंडा पानी गर्म बन जाता है। तो यहाँ से हॉट वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, हॉट वाटर आउट। ठीक है। अब इसमें इस कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक विंडो लगाया गया है। ये विंडो किस लिए है कि यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है ये एक्सरे सीधे नीचे विंडो से सामने बाहर की तरफ निकल पाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये खुला हुआ होता है, ये खुला हुआ नहीं होता है। बस यहाँ पे कांच का जो नली है, कांच का जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब का लेयर थोड़ा यहाँ पे पतला होता है तो एक्सरे जो है ईजिली आर पार हो पाता है। ठीक है। और ये जो हमने टारगेट मटेरियल आगे में लगाया है, इस टारगेट मटेरियल का शेप आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे इस तरीके से इंक्लाइंड है। वो इसलिए कि ये लेयर अगर झुका हुआ होगा तो यहाँ से एक्सरे जो है आसानी से नीचे की तरफ आएगा। अगर ये सामने का लेयर ऐसा होता तो एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में निकलता। अगर ये सामने का लेयर ऐसा होता जो एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरफ निकलता है ना। तो इसलिए हमको नीचे, मेरा विंडो नीचे है तो हमने टारगेट ब्लॉक का हेड जो है वो नीचे की तरफ किया है ताकि एक्सरे यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देख लिया क्या है, एक ट्यूब है, ट्यूब के बाएं सिरे पे हमने एक हीटिंग कॉइल लगाया है और हीटिंग कॉइल के सामने एक फिलामेंट लगा दिया है। फिलामेंट इस हीटिंग कॉइल की वजह से गर्म हो जाता है। फिलामेंट को एक हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है और उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने टारगेट कॉपर ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से कॉपर ब्लॉक जो है वो पॉजिटिव बन गया है। कॉपर ब्लॉक के ऊपर में हमने एक कूलिंग अरेंजमेंट लगाया है जिसमें एक साइड से कूल वाटर आता है और वो गर्म हो करके फिर बाहर निकल जाता है, हॉट वाटर आउट हो जाता है। और इसमें एक तरफ हमने कॉपर ब्लॉक के नीचे, टारगेट के नीचे विंडो लगाया है ताकि एक्सरे निकल सके बाहर की तरफ। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग देखिए कैसे ये काम करता है, कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। जब हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज दिया तो यहाँ से करंट का फ्लो हुआ। करंट जब फ्लो हो रहा है तो हीटिंग कॉइल हीट जनरेट करता है। ये हीट सामने वाले फिलामेंट को हीट अप कर देता है और फिलामेंट हीट होकर के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि सामने जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है निगेटिव। और चूंकि ये वोल्टेज बहुत हाई है तो यहाँ पे जो सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये भी बहुत हाई होता है। देख रहे हैं आप 2000 वोल्ट का लगभग बैटरी है तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है ना। जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलते हैं ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करते हैं इस बैटरी की वजह से, तो ये तेज़ी से मूव करते हैं इस टारगेट की तरफ और टारगेट को जाके हिट करते हैं। अब टारगेट को हिट करने के बाद आपने पिछले क्लास में देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। दो तरीके का कैरेक्टरिस्टिक हमने दो तरीका हमने देखा था, एक था कंटिन्यूअस एक्सरे और एक था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में इलेक्ट्रॉन जा कर के टारगेट मटेरियल को हिट करके उसमें जो इलेक्ट्रॉन था उसको नॉकआउट कर देते थे, तो वहाँ से चेंज इन एनर्जी की वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता था, है ना। तो उसी तरीके से ये टारगेट मटेरियल को हिट करने से एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। और कंटिन्यूअस एक्सरे में देखा था हमने कि कंटिन्यूअस एक्सरे में हमने क्या देखा था
कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से टकराता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से टकराता नहीं है और वो सीधे नीचे की तरफ न्यूक्लियस फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए बाहर की तरफ चला आता है। तो इसमें भी एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में ऊपर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब जो एक्सरे है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो टारगेट मटेरियल को हिट करने में ये कॉपर ब्लॉक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा रखने के लिए यहाँ से ठंडा पानी आता है और इसके चारों तरफ घूम करके फिर बाहर निकल जाता है। तो ठंडा पानी इस कॉपर ब्लॉक को ठंडा रखता है। तो इस तरीके से यहाँ से एक्सरे का प्रोडक्शन होता रहता है। अब सवाल ये उठता है, जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम चाहें कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी कि हम चाहते हैं यहाँ से ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस हो। तो ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल को हिट करने चाहिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो हम ज़्यादा वोल्टेज मतलब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा। ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो यहाँ फिलामेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस टारगेट मटेरियल को ज़्यादा हिट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से एक्सरे ज़्यादा निकलेगा। तो ये एक तरीका है एक्सरे के इंटेंसिटी को बढ़ाने का। अब जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसका मिनिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है ना। एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ कितना हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन पढ़ना है, वो ये है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ कितना जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूअस एक्सरे की। तो कंटिन्यूअस एक्सरे में हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी निकला था फिलामेंट से, वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ आने से पहले, यानी कि इस मटेरियल में हिट करने से पहले, इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टकराने से पहले सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो अभी इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है तो ये चाहता है कि हम ऐसे जाएं, लेकिन ये जा नहीं पाता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको एक फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियस फोर्स, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस फोर्स जो है, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसकी वेलोसिटी को कम करता चला जाता है। तो जब वेलोसिटी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ ये बाहर हो रहा है, देखिए यहाँ पे जब बाहर निकला ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv1² हो गया। यहाँ पे v था, यहाँ पे v1 हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो गया इस न्यूक्लियस फोर्स की वजह से। तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ वो चेंज कहाँ गया, तो वो एक्सरे के रूप में जनरेट हो गया, है ना। तो एक्सरे जो जनरेट हो रहा है इसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा ये हम समझेंगे आज। तो आइए देखते हैं। देखिए जो एक्सरे जनरेट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ये जो एक्सरे जनरेट हुआ है इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी जो है वो उतनी ही होगी जितना चेंज इन एनर्जी हुआ इंटर करने से पहले और बाहर निकलने के बाद। जितना एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही एक्सरे की एनर्जी होगी। तो इंटर करने से पहले हाफ mv² और बाहर निकलने के बाद था हाफ mv1²। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही एक्सरे की एनर्जी होगी। तो hν = ½ mv² - ½ mv1²।
ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि जब एक्सरे, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल को हिट करने से पहले इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, है ना, मैक्सिमम एनर्जी इस टाइम में थी। बाहर निकला तो कम ही हो गई ना। तो मैक्सिमम एनर्जी कब है? जब बाहर है, जब स्ट्राइक करने से पहले। तो स्ट्राइक करने से पहले इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है ना। बिफोर स्ट्राइकिंग द टारगेट मेटल द इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो स्ट्राइक करने से पहले हमने क्या लिखा था? हाफ mv²। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? h न्यू, है ना। तो वही लिखा गया है h न्यू। और न्यू मैक्सिमम क्यों? क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है तो न्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि h तो कांस्टेंट ही होता है। अब न्यू का हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो न्यू जितना ज़्यादा होगा, लैम्डा उतना ही कम होगा, है ना। यानी कि ये मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम है, न्यू मैक्सिमम है तो लैम्डा हो गया मिनिमम। और हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। तो हमने न्यू का फॉर्मूला पुट कर दिया कि न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू c/λ मिनिमम। और h जो है वो अपनी जगह पे है ऊपर में। अब देखिए, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हाफ mv², जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी हमने लिखा है हाफ mv², ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है? जितना कि हम अदर फिज़िक्स के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं होता। जिस स्पीड से गोली चलती है उस स्पीड से इन लोगों की एनर्जी नहीं होती है। इन लोगों की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। इसलिए इसका यूनिट जो है हम जूल ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जूल में लिखेंगे तो इसको हमको बहुत 0.0000 करके लिखना होगा। तो सफिशिएंटली लिखने के लिए, ईजिली मेथड में लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, ताकि इसके डाटा को हम 1, 2, 4.0 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकें। अगर हम इसी को जूल में लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1.0.00 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट मटेरियल पे हिट करने से पहले, चूंकि इनकी एनर्जी होती तो पूरे जर्नी में यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन इनकी एनर्जी होती कम है। तो इसलिए इसके एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हाफ mv² है, ये हाफ mv², इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं हम। तो हाफ mv² बराबर क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाफ mv² बराबर आया है hc/λ मिनिमम, और यही हाफ mv² बराबर आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गया। तो इसी इक्वेशन 1 और 2 से हम लिखते हैं hc/λ मिनिमम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हमने लिखा है। अब हमको चाहिए क्या था एक्सप्रेशन में? लैम्डा मिनिमम। तो हमने लैम्डा मिनिमम को एक तरफ कर लिया। हमको यही तो निकालना है कि मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा। तो लैम्डा मिनिमम को हमने एक साइड कर लिया। तो मेरे पास क्या बचा? hc/ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सब की वैल्यू जानते हैं कि h इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और c जो है वेलोसिटी ऑफ
लाइट वो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन तीनों का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाए कि लैम्डा मिनिमम कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए लैम्डा मिनिमम को हमने पुट कर दिया, तो लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन जब हमने पुट किया तो हमको लैम्डा मिनिमम जो है वो ये मिला, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1.24 × 10⁻⁻6 v मीटर, है ना। ये मीटर में है, ऐसा यूनिट हम जानते हैं लैम्डा का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, है ना। और ये v क्या है, तो v अप्लाइड वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया यहाँ। ये जो वोल्टेज आपने दिया है ये v है एक्सप्रेशन में नीचे, ये अप्लाइड वोल्टेज ही उस एक्सप्रेशन में है। तो देखिए आ गया ये आपका। अब क्वेश्चन में क्योंकि लैम्डा भी बहुत छोटा क्वांटिटी है तो लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में जनरली एंगस्ट्रम में रहती है। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10, ये 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है। तो हमको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, हमको इस लैम्डा मिनिमम को, इस लैम्डा के यूनिट जो कि मीटर में है, इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल में तो एंगस्ट्रम में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा मिनिमम को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एंगस्ट्रम की वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया। तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलता है, 1.2400/v। ये आप कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरफ ला करके इसको इस तरफ लाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे और यही आपको याद भी रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अप्लाइड वोल्टेज इतना है, तो आप मिनिमम वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या होगा एक्सरे का वो आप बताइए, तो इस वैल्यू में पुट करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा खुद से। आगे हम एक्सरे का इस्तेमाल देखते हैं। एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आपने अपने डेली लाइफ में भी कई बार देखा होगा। तो देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार दांतों में कैविटी जब हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको कि एक्सरे करवा के आइए। तो दांतों की कैविटी चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे का। इसके अलावा जब बॉडी में हड्डी वगैरह टूट जाती है तो भी डॉक्टर एक्सरे बोलता है करवाने को। एक्सरे में क्या होता है कि वो हमारे दांत पे एक्सरे पास करवाता है। तो दांत वो क्या है, सॉलिड चीज़ है, तो सॉलिड चीज़ से एक्सरे जो है वो पास नहीं करता, और जहाँ पे दांत खराब हो गया है वहाँ से एक्सरे पास करता है, तो वहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे खराब है आपका दांत। और जो ब्लैक वाला आप जिसमें देखते हैं कि दांत यहाँ पे खराब है, या एक्सरे में आप देखते हैं कि मेरा बोन ऐसे ऐसे यहाँ पे है, वो जो ब्लैक वाला है उसको बोलते हैं फोटोग्राफ, है ना। उस ब्लैक वाले को हम बोलते हैं रेडियोग्राफ, है ना। उस रेडियोग्राफ में हम देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा क्या है, ठीक है। इसके अलावा किसी को गोली लग गई या बॉडी में स्टोन हो गया तो उन सब में भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं बॉडी में देखने के लिए। फिर एक्सरे जो है, एक्सरे की एनर्जी हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जो एक्सरे आपका जनरेट हो रहा था तो उसी की एनर्जी को हम और बढ़ा करके हम इस लेवल का बना देते हैं कि वो सामने वाले टारगेट मटेरियल को एक्सरे जिससे पास आप करवा रहे हैं, जैसे हम अगर हमारे बॉडी से पास कर रहा है ये एक्सरे, तो इसकी एनर्जी जो है हम काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो जिसकी वजह से जिस चीज़ पे ये गिरता है उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सपोज़ कीजिए कि ये आपका बॉडी है और आपको कोई कैंसर का सेल आप में डेवलप हो गया है या ट्यूमर हो गया है आपको, तो उन सब में इस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई एनर्जी वाला एक्सरे यहाँ से आपके बॉडी पे फॉल करवाते हैं,
तो ये इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से एक्सरे का इस्तेमाल कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हम करते हैं। सिमिलरली ट्यूमर्स को देखने के लिए, ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसा भी बताया, हाई एनर्जी हार्ड एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अलावा आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में अगर कहीं पे कोई पाइप वगैरह है, जैसे ये पाइप है, अब इस पाइप में कहाँ पे क्रैक कर गया है, जैसे ये क्रैक कर गया है, कोई बहुत पतला क्रैक है, हमको आँख से सिंपली नहीं दिखता है, लेकिन काम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना। छोटा सा क्रैक है, इंडस्ट्री में तो अनेक तरह के काम होते हैं, तो बहुत पतला क्रैक है, हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे क्रैक हुआ है। तो उस तरीके के क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मॉल्स में या फिर स्टेशंस पे, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, हमारे लगेज को उठा करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, और ये लगेज जो है, ये आपका जो लगेज है, ये लगेज इस बॉक्स से होके निकल जाता है, और यहाँ साइड में एक आदमी कंप्यूटर पे देखता रहता है। एक्चुअली आपके बैग में क्या होता है, कपड़ा होता है, ज़रूरत का सामान होता है, कोई ऐसा हार्ड मटेरियल तो नहीं होता है ना, बंदूक, चाकू, ये सब तो नहीं होता है। तो कपड़ा वगैरह जो है, जो डेली लाइफ का इस्तेमाल का चीज़ है, उन सब से एक्सरे जो है आर पार चला जाता है ना। तो जैसे ही ये इसके अंदर से जा रहा होता है, तो एक्सरे जो जा रहा है इसके अंदर, जो पास कर रहा है, वो आपके बैग से आर पार चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपके बैग में अगर कोई गन छुपा हुआ होगा, तो ये एक्सरे उस गन को पार नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इसके कंप्यूटर पे, जो आदमी यहाँ बैठ करके देख रहा है, उसके कंप्यूटर पे यहाँ पे डार्क दिखेगा, तो उसको अलर्ट हो जाएगा कि इसके बैग में कुछ ना कुछ है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द फुल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। ये आपका आखिरी चैप्टर था मॉडर्न फिज़िक्स, आखिरी लेक्चर था मॉडर्न फिज़िक्स का। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फिर